मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक होंगे और आप बहुत पॉजिटिव होंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसी उम्मीद से आपने अपने जीवन में ये नया रास्ता चुना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरी इस क्लास में स्वागत है, जहां पहली बार आप मुझसे लाइव पढ़ रहे हैं। आप सभी बच्चों का तहे दिल से मेरी क्लास में स्वागत है। आज पहला दिन है। मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सब लोगों को ऐसी शक्ति दे कि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरे जुनून से लगे। मेरे प्यारे बच्चों, कामयाबी पाना एक अलग विषय है, लेकिन कामयाबी पाने के लिए पुरजोर मेहनत करना बड़ा विषय है। आज मैं और आप मिलकर जिस चीज की शुरुआत कर रहे हैं, आज हम उस पौधे की बुआई कर रहे हैं जिसके फल आप कुछ समय के बाद खाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, लाखों ऐसे पौधे हैं जो लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ध्यान नहीं दिया जाता, वो पौधे खत्म हो जाते हैं। जो लोग फल की इच्छा करे बैठे हैं, वो एक बात भूल गए कि भगवत गीता में भी साफ साफ लिखा है, आप कर्म की इच्छा करो, फल की इच्छा नहीं। आप कर्म करते रहो, क्योंकि आपके हाथ में फल है ही नहीं। सच मायने में आपके हाथ में मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ फल है, फल नहीं, कर्म है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सिर्फ कर्म में विश्वास करो, सिर्फ काम करने में विश्वास करो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। क्योंकि अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि बस मैं 3 महीने में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, 3 महीने में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, या 6 महीने में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, तो ऐसा हो सकता है। और मेरी स्पेलिंग पे मत जाना, मैं खतरनाक इंग्लिश लिखता हूं, मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है। फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, इसी एसएससी के थ्रू। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे चर्चा ये कर रहा था कि अगर आपकी इच्छा ये है, मैं आप सबके नाम पढ़ूंगा लेकिन थोड़ा वक्त लेंगे। पहले मैं बात कर लूं आपसे, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है और शायद आपके जीवन की मेरे साथ ये पहली लाइव क्लास है। तो मैं चाहता हूं आज हमारा और आपका जो संबंध बने, बहुत ताकतवर बने। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे पहले दिन ही अपने टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि सर मुझे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर बनना है, मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है, मुझे डबल एओ बनना है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना है। किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर बच्चा अपना एक टारगेट डिसाइड कर लेता है। और मेरे प्यारे बच्चों, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर तैयारी करता रहता है, और बीच में एक ऐसा फेज आता है जब उसे कामयाबी मिलती नहीं है। और जब उसे कामयाबी नहीं मिलती तो परेशान हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, और एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं आज आपके साथ पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं, तो मैं उस समस्या का समाधान आज की ही क्लास में आपसे करना चाहता हूं कि आप किसी ऐसे फल की इच्छा मत रखिए जो आपके हाथ में ही नहीं। आपके हाथ में ही नहीं है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, आपके अगर हाथ में है तो तैयारी करना, उसको पुरजोर तरीके से करिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस दिन आपका एग्जाम हो, उस दिन आपकी तबीयत ठीक ना हो और आपका सिलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि वो दिन, वो वक्त आपके हाथ में है ही नहीं। और जब तक आप उस फल के पीछे भागते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में एक न एक स्टेज का, एक डिप्रेशन की स्टेज आएगी, एक घबराहट का विषय आएगा, आपके ऊपर सामाजिक दबाव भी आएगा, माँ बाप का भी दबाव आएगा कि भाई इतने दिन से तैयारी कर रहा है, कर क्या रहा है, कुछ करेगा भी कि नहीं, कुछ होगा भी कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही अपनी कॉपी में निर्धारित करिए कि मुझे कुछ बनना है या नहीं बनना है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं राकेश यादव सर की पहली क्लास में लाइव आ रहा हूं। मैं अपनी कॉपी की सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखूंगा कि मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। मेरे प्यारे बच्चों, फल क्या मिलेगा
वो नीति डिसाइड करेगी, एक वक्त निर्धारित करेगा, और उस वक्त के बारे में ना मुझे पता ना आपको। लेकिन आज एक चीज मैं और आप निर्धारित कर सकते हैं कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से अच्छा टीचर बनने का प्रयास करूंगा, और आप अपनी पूरी ईमानदारी से एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश करिए। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपकी पहली लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर रहा हूं। मैं कुछ शर्तें रख रहा हूं आपके साथ, क्योंकि इन शर्तों के बिना मेरा आपका जो प्यार होगा वो अधूरा होगा, झूठा होगा। पहली शर्त, आपका टारगेट सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन नहीं, बल्कि अच्छा स्टूडेंट बनना है। अच्छा स्टूडेंट बनना है, स्टूडेंट बनना है। और मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट में 3 क्वालिटी होती है, इन तीनों ही क्वालिटी पे आज हम चर्चा करेंगे। पहली क्वालिटी होती है, स्टूडेंट में डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है। दूसरा, स्टूडेंट में पेशेंस होता है, धैर्य होता है। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट हार्ड वर्कर होता है। कठोर परिश्रमी होता है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज आपको ये प्रण लेना है अपनी कॉपी में कि मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है, और अच्छे स्टूडेंट के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना होगा, और आपको मेरे प्यारे बच्चों हार्ड वर्क करना होगा। मैं सारी चीजों के अर्थ समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, और बहुत सारे नहीं, लगभग अगर मैं बात करूं तो 100 बच्चे अगर तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें से केवल 10 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे स्टूडेंट बन पाते हैं, और 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा गुब्बारा होते हैं, जिनके अंदर पूरी हवा भरी होती है डेडिकेशन की, डिसिप्लिन की, पेशेंस की, हार्ड वर्क की, लेकिन 2, 4, 5, 10, 20 दिन के अंदर वो धीरे धीरे हवा गायब हो जाती है, और 100 में से 90 बच्चे कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाते हैं। वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जीवन में कुछ नया भी नहीं कर पाएंगे, और यहां उनको कामयाबी मिलेगी नहीं। तो मात्र ही 10 बच्चे हैं जो तैयारी सीरियसली करते हैं, जो एडमिशन लेते हैं, और आप उन 10 में बना रहना ज्यादा पसंद करना, उन 90 में नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको मैं रोज का काम जो रोज दे रहा हूंगा, अगर वो काम रोज नहीं करेंगे तो अगली क्लास में आप नीलबटे सन्नाटा हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ ऐसी चीज नहीं है जो हर क्लास में नई होगी, नहीं। जब तक पीछे की चीजों का बैकअप आप नहीं करेंगे, अगली क्लास में आप वेल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, ये बात निर्धारित होनी चाहिए आपकी तरफ से कि सर, मैं जो काम आप रोज कराएंगे, मैं उस काम को रोज करूंगा, हर हाल में, चाहे आग लगे, चाहे पानी बहे, चाहे भूचाल आए, कुछ हो जाए, चाहे घर में मेरी बहन की शादी हो, भाई की शादी हो, लेकिन मैं आपकी क्लास का काम करूंगा। चाहे कुछ हो जाए, मैं सारी चीजें ऐसे मैनेज करूंगा कि मेरा काम भी बना रहे और आपकी क्लास मेरी तरफ से डिस्टर्ब ना हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप रोज मेरी लाइव क्लास में ही बैठें, आप बाद में रिकॉर्डेड भी इस क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपके पास लंबे समय तक रिकॉर्डेड रहनी है, लेकिन आप विश्वास मानिए, रेगुलरिटी अगर आपने एक दिन मिस कर दी, तो एक दिन मिस करने का मतलब है कि वो रेगुलरिटी जीवन भर आप नहीं बना पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने जीवन का उदाहरण लूं तो मैंने कम से कम 500 बार जिम ज्वाइन किया आज तक, और विश्वास मानिए, आज तक मैं अच्छी बॉडी नहीं बना पाया, अच्छी क्या बेकार भी नहीं बना पाया। कारण यही है कि 2-3 दिन तो जिम बहुत बढ़िया ताकत से जाते हैं, फिर मन में सोचते हैं अरे यार आज की छुट्टी कर लेते, कल चलेंगे यार, आज मन नहीं है। लेकिन विश्वास मानना, वो कल साला आता ही नहीं। वो कल के चक्कर में फिर परसों हो जाती है, फिर एक दिन जाते, फिर 2 दिन छूटता है, और वो अल्टीमेट रिजल्ट समय की बर्बादी लाता है। तो आज मेरी आपकी पहली लाइव क्लास है, इसलिए मेरा कठोर परिश्रम रहेगा इस बात पे आपको समझाने में आज कि आप जो निर्णय लें, सोच समझ के लें।
मेरे प्यारे बच्चों, जो काम मैं रोज क्लास में करा रहा हूँ आपको वो काम रोज करना है, चाहे कुछ हो जाए, और करके आना, पीछे नहीं हट सकते। अगर आपको चीजें थोड़ी कम समझ में आती तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरे किसी भी सब्जेक्ट की अभी कोचिंग ना लें। अगर कोचिंग ले भी रहे हैं तो सब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए साइड ऑफ कर दीजिए, और शुरुआत के 3 साढ़े 3 महीना सिर्फ और सिर्फ आप मेरे साथ जुड़कर मैथ की तैयारी कर लीजिए। 3 साढ़े 3 महीने में आपका मैथ का बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट लेवल आप क्रॉस कर चुके होंगे, और उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपने आप में निर्धारण करना है कि मुझे डेली 6 से 8 घंटे स्टडी करनी है। टेबल पे बैठ के स्टडी करनी है, बिस्तर पर बैठकर रजाइयों में छिपकर स्टडी नहीं करनी। मेरे प्यारे बच्चों, बाकायदा कुर्सी पर बैठकर तैयारी करनी है, या फर्श पर बैठकर तैयारी करनी है, जिस भी अवस्था में आपके साथ संभव हो उसमें तैयारी करनी है। लेकिन डेली 6 से 8 घंटे की रीडिंग हैबिट मेरे प्यारे बच्चों आपको तैयार करनी है। अगर आप ये रीडिंग हैबिट तैयार नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ बहुत दिक्कत आने वाली, आने वाले समय में। आने वाला समय बेरोजगारी के मामले में बहुत ही विकट होने वाला है। लेकिन आप विश्वास मानिए, आप हर बच्चे का सिलेक्शन कराना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, और वो सारी जरूरी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला शब्द मैंने लिखा पेशेंस, धैर्य। पेशेंस मैंने इसलिए लिखा है कि मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार ऐसा होगा, साल भर की तैयारी करने के बाद, 6 महीने की तैयारी करने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो 4 महीने की तैयारी में ही सिलेक्शन ले जाएंगे। कुछ कुछ किस्मत का भी रोल होता है, और वो किस्मत आप अच्छे कामों से बनाएंगे आने वाले समय में। आज उसकी बात नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप में पेशेंस होना चाहिए। आप धीरज बना के लगे रहें, वो जरूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे, मेरे साथ के टीचर भी हैं, जो मेरे साथ ही पहले दिन जिन्होंने जिम ज्वाइन किया, लेकिन मैं 4-5 दिन बाद मेरी हवा निकल गई और वो धीरे धीरे लगे रहे, और मैंने देखा साल भर में भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, वो ऐसे कैसे ढीलू ही रह गए। लेकिन मैंने देखा 2-2.5 साल के बाद उन्होंने अपने शरीर को एक अच्छी शेप में तैयार कर दिया, और आज जिस शेप में उनका शरीर है वो मेरे लिए ड्रीम है। लेकिन क्या उस ड्रीम को पाना, जो मुझे जितना अच्छा लगता है, क्या मैंने वो 2.5 साल की जर्नी जी? नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कह रहा हूं कि शुरुआत में परिणाम नहीं मिलते, किसी को भी परिणाम नहीं मिलते। शुरुआत में बस एक ही चीज की जरूरत है, पेशेंस। पेशेंस रख के लगे रहो, लगे रहो, धीरे 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 काम करते जाइए, एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। तय। कई बार मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होगा कि मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूं, और इस क्वेश्चन को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको बात समझ ही नहीं आई। ऐसा हो सकता है आपको बात समझ नहीं आई, या हो सकता है आपको 10% बात समझ आई। उसके अनेकों कारण हो सकते हैं आपको बात समझ नहीं आई। हो सकता है आप पिछली क्लास के काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, या आज से 5 क्लास पहले जो मैंने आपको कभी पढ़ाया होगा वो आपको याद नहीं होगा, वो प्रैक्टिस में नहीं होगा, तो आप लैग करेंगे। तो यहां बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर क्या करेंगे, कोचिंग छोड़ देंगे, बैच को बंद करेंगे, और कोई दूसरा टीचर तलाशेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर हर तरीके से जब बर्बाद हो लेंगे तो कहेंगे यार आजकल एसएससी का लेवल बहुत टफ है, या मेरी किस्मत ही बेकार थी। जबकि सच ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये हर स्टूडेंट के साथ होना है। अनेकों सवालों में ये होना है कि आपको चीज समझ नहीं आएगी। मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हूं कि हर बच्चे को 100% कोई चीज समझा दूं। बहुत सारे सवालों में आपको दिक्कत आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां वो पेशेंस आपका काम आएगा, जहां आप इस 10% को अगली क्लास तक मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, इस पे स्मार्ट अप्रोच लगा के, चीजों को सीख के, पीछे के जो जो क्लासें बताई उसको दोबारा रिवाइज करके कोशिश करना है मुझे इसे इंक्रीज करना है। चाहे मैं 0.1% इंक्रीज करूं, लेकिन मैं इसे इंक्रीज करूंगा। हाँ, छोड़ के नहीं भागना है। अगर आप छोड़ के नहीं भागेंगे मेरे दोस्त, तो आप विश्वास मानिए, आपको ये 10% से उस चीज को 100% ले जाने में सिर्फ महीना लगेगा। बस वो महीने तक का पेशेंस आप में होना चाहिए। अगर आप वो पेशेंस रख गए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता।
मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद आप उससे सीख ले पाए। मेरे दोस्त पेशेंस की ही बात मैं आपको कर रहा हूं। मुझे भी मेरे टीचर ने स्कूल में सुनाई थी। मैं आज उसी कहानी को आपके साथ सुना रहा हूं क्योंकि ये मेरी पहली लाइव क्लास है। और हम रोज रोज मोटिवेशन आपको नहीं दे सकते, और रोज रोज रीलों से जो आप मोटिवेशन लेते हैं वो मोटिवेशन नहीं, वो एक किस्म का नशा है जो आपका समय बर्बाद कर रहा है। इसलिए जो आज मैं बात कर रहा हूं वो आज ही कर रहा हूं। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी देर में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। फिर मैं इधर उधर की कोई बात आपसे नहीं करूंगा, ये दावा है मेरा। आपके बैच का एक रत्ती भर सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक शिल्पकार था, मूर्तिकार था। वो पत्थर में धीरे धीरे छीनी हथौड़े से एक मूर्ति बनाता था। पत्थर में छीनी हथौड़े लेके एक मूर्ति बनाता था। मेरे प्यारे बच्चों, वो साइकिल से जा रहा था, रास्ते में उसे एक पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को कहा कि भाई मैं मूर्तिकार हूं और मैं तुझमें काट छाट करूंगा और तुझमें भगवान बना दूंगा, भगवान की तेरे अंदर एक मूर्त बना दूंगा। उस पत्थर ने कहा कि भाई बना दे, अगर भगवान की मूर्ति बनाई जा सकती। मूर्तिकार ने अपनी कलम ली, पत्थर लिया, छीनी लिया, हथौड़ा लिया और धीरे धीरे उस पत्थर में काटना छाटना शुरू किया और धीरे 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 उससे भगवान की मूर्ति बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया, जो कि बहुत लंबा था। अब जैसे जैसे वो पत्थर को काटता छाटता, पत्थर को दर्द होता, पत्थर को और दर्द होता, पत्थर को और दर्द होता, लेकिन पत्थर वो पेशेंस रख ही नहीं पाया। पत्थर ने धीरे से हाथ उठा दिया कि भाई नहीं, इससे ज्यादा दर्द सहन नहीं होगा, इससे ज्यादा पेशेंस मेरे में नहीं है। ऐसा कर, मेरे को भगवान नहीं बनना, मैं जैसा हूं यहीं छोड़ दे, तू जा, निकल यहां से। मूर्तिकार का क्या था, शिल्पकार का क्या बिगड़ना था? उसने फिर अपनी साइकिल उठाई और टन 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 करके आगे चलता रहा। उसे फिर एक और आगे ऐसा ही पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को कहा मूर्तिकार ने कि भाई मैं मूर्तिकार हूं, मेरा नाम राकेश यादव है और मैं आप में भगवान की मूर्ति बना सकता हूं, मेरी ये कला है। उस पत्थर ने कहा कि भाई भगवान की मूर्ति बना सकता है तू मेरे अंदर, तो बना दे यार, फिर क्या बुराई है। तो उसने कहा लेकिन बना तो दूंगा, लेकिन पेशेंस बहुत रखना होगा। तू सोचे 2 मिनट बाद तेरे को दर्द हो और फिर तू मना करे तो मेरी भी मेहनत बेकार जाएगी। तो देख ले, मैं पीछे भी एक पत्थर के साथ ऐसा करके आया, उसने थोड़ी देर में हाथ खड़ा कर दिया, भाई मैं दर्द सहन नहीं करूंगा। तो तू दर्द सहन कर पाए, पेशेंस रख पाए तो बता। अगर तू इस 10% में है तो बता, 90% वाला है तो छोड़ के जा, तेरा काम खत्म। उसने कहा ना ना, मैं सहन कर लूंगा भाई। मूर्तिकार ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, उस पत्थर में काट छाट करनी शुरू की और धीरे 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 मेरे प्यारे बच्चों, उस पत्थर में मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। उसमें दर्द हुआ, उस पत्थर को और दर्द हुआ और दर्द हुआ, पेशेंस की इंतहा हो गई। लेकिन उसने मन में ठान लिया कि मेरे कितना भी दर्द हो, लेकिन अगर मुझ में भगवान की मूर्त बन सकती तो मुझे जरूर बनना चाहिए उस रूप में। मूर्तिकार ने धीरे धीरे उसमें एक भगवान की मूर्त बना दी और मूर्त जब बनी तो बड़ी सुंदर बनी। उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। अब लोग आने जाने लगे, उन्होंने देखा यार भगवान की बड़ी अच्छी मूर्त रखी हुई है, कोई अपने आप ही कोई मूर्त पैदा हुई है। तो उन्होंने सोचा एक मंदिर बनाया जाए और मंदिर में इस मूर्ति का भाई स्थापित किया जाए इस मूर्ति को। तो पंडित जी बुलाए गए, बहुत सारे लोग आए, मूर्ति स्थापित होने लगी। फिर बोले यार एक ऐसा कटा छटा पत्थर लाओ जिसपे नारियल आसानी से फोड़ा जा सके। तो ढूंढने लगे तो थोड़ी दूर में एक ऐसा पत्थर पड़ा था, वही वाला पत्थर जिसने थोड़ी देर में हाथ ऊपर उठा दिए थे, भाई मुझे दर्द हो रहा है ज्यादा, मेरे को और काट छाट मत कर। बोले यार ये पत्थर ठीक है कटा छटा, इसको रख दो मूर्त के सामने, इस पे लोग आएंगे, नारियल फोड़ेंगे, इसको रोज दर्द करेंगे और इस पे पानी फोड़ के और भगवान की मूर्त पे वो पानी चढ़ाएंगे जिसने एक वक्त पे बहुत इंतहा तक दर्द सहा। अब उसको जीवन भर वो जल अर्पित किया जाएगा, उसकी पूजा की जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो कटा छटा पत्थर था, जो थोड़ी देर में पेशेंस को बैठा था, अब उसकी हालत ये हो गई कि उसके ऊपर रोज नारियल फोड़े जाए, रोज उसको दर्द दिया जाए। लेकिन मजाल क्या, वो पत्थर आज अपना हाथ ऊपर उठा ले, आज हाथ ऊपर नहीं उठा सकता, अब तो रोज उस पर दर्द होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप भी वही पत्थर हैं और मैं वही मूर्तिकार हूं। अगर आप में इतना पेशेंस है कि आप अपने अंदर सिलेक्शन तक का पेशेंस रख पाए, दर्द सहन कर पाए, डिसिप्लिन सहन कर पाए, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका इस क्लास में स्वागत है।
अदरवाइज आपने फीस पे कर दी, टाटा बाय बाय, क्या करें उसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने उसको एक साधारण सी कहानी में आपको समझाने का प्रयास किया कि पेशेंस की कितनी बड़ी कीमत है। हार्ड वर्क आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको रोज काम करना होगा, 7 से 8 घंटे एटलीस्ट आपको स्टडी का प्रोसेस बनाना होगा, तब जाके मेरे प्यारे बच्चों कामयाबी आपके हाथ आएगी। और जब तक कामयाबी हाथ नहीं आएगी तब तक कामयाबी को टारगेट मत बनाना, अच्छे स्टूडेंट बनने को टारगेट बनाना। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपकी लाइव क्लास है पहली, और मैं जान रहा हूँ दबा के बच्चे कमेंट कर रहे हैं मेरा नाम लो मेरा नाम लो। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने ये बात अपने मन में बैठा लेनी है कि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप ये मत करिए कि कमेंट करके ये देखिए कि मेरा नाम लो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में पढ़ते वक्त ये सोचते हैं कि मेरा नाम ले लें तो मुझे यकीन हो जाए कि मैं जिंदा हूं या टीचर तक मेरी बात पहुंच रही है। विश्वास मानिए, मोहित भाई, अविंद्र भाई, राजेंद्र भाई, सबकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। लेकिन यकीन करिए कि आप अपनी आवाज मुझ तक गलत तरीके से पहुंचा रहे हैं। आप अपना नाम दिलाने के लिए मेरे पे कमेंट मत करिए, आपको कोई चीज समझ ना आए वो कमेंट करिए। तो फिर क्या होगा, कम कमेंट आएंगे और मैं हर कमेंट का जवाब दे पाऊंगा। आप क्लास की शुरुआत में अपना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिख दीजिए। आपको कोई कंप्लेंट है, कोई बात कहनी है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, मेरी टीम लगी हुई है साथ ही लाइव क्लास के। जैसे ही आप कोई बड़ा कमेंट करते हैं वो उस कमेंट को हाईलाइट करके कॉपी कर लेते हैं, क्लास के बाद आपके पास तुरंत मैसेज भी आ जाएगा उसका जो आप पूछना चाह रहे हैं कोई चीज़। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपको हर एक चीज़ समझा दी जाएगी, आपको कतई टेंशन नहीं लेना। तो कोई भी बच्चा आगे से ये नहीं कहेगा मेरा नाम ले। अगर आपको अपना नाम लेना है तो मैं ले दूंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए। और वही मैं अभी सिखाता आया हूं कि कर्म की इच्छा कर, फल की मत इच्छा कर। अगर तू नाम की इच्छा कर रहा है तो वो तो फल के बाद आएगा, और फल की तो नहीं इच्छा ही नहीं करनी। इसलिए फोकस ही सिर्फ इस चीज पे रखना है कि हम काम मेहनत से करें। दूसरी चीज, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बैच में जो ये बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, पीडीएफ है, क्लास नोट्स है, हैंड रिटन, पीएनजी है, कहाँ मिलेगी? तो आपके बैच में एक इंट्रोडक्शन का सेक्शन है, उस इंट्रोडक्शन के सेक्शन में मैं एक छोटी छोटी वीडियो डलवा देता हूँ बीच बीच में, जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी कि आपके बैच में ये सारी फैसिलिटी कहाँ कहाँ अवेलेबल है। हमारी कोई नई भी सूचना होती है तो हम उसमें इंट्रोडक्शन वाली क्लास में डाल देते हैं, आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं जब भी हम डालेंगे। हाँ है ना? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे लगता है कि अब हमें पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। आपकी और मेरी बहुत सारी बातें हो गई हैं जी धनंजय भाई, बिल्कुल। तो अब हमें ज़रूरत नहीं इधर उधर भटकने की, अब सीधा सीखने सिखाने का काम करना चाहिए। पहली क्लास है, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। ये प्रतिशत का साइन है, परसेंटेज इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। बहुत धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि पहला चैप्टर है, बहुत वक्त लेगा बेसिक तैयार होने में। हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ छोटी छोटी 2 4 5 मिनट की आपसे बातें करनी है। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं वो छोटी छोटी बातें करता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब दें कमेंट में। एक रफ कॉपी और पेन लेके मेरे साथ बैठे। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे कितना आईक्यू लेवल रखते हैं। और आप ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए मुझसे कि मैं आपके नाम लूं, क्योंकि अगर मैं आपके नाम लेने लगूंगा तो इसका मतलब ये है कि आपका समय मैं ही खराब कर रहा हूं। बताइए क्या रेशियो होगा? देखिए मेरे भाई, ये वैसे तो रेशियो की कहानी है, लेकिन मुझे कुछ बातें सुनानी है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां इन बातों का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं रेशियो पढ़ाने जा रहा हूं, नहीं। यहां इन बातों का मतलब है कि कुछ बेसिक टर्म जरूरी है पेपर के लिए, मतलब परसेंटेज के लिए। तो उन बेसिक टर्मोलॉजी को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्लीज सिर्फ और सिर्फ आंसर कमेंट में करिए, और ये उम्मीद मत रखिए कि मैं एक एक का नाम लूं, क्योंकि एक बैच में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि हर बच्चे को अपने साथ ले आऊं। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताइए, बी, ये 3 वैल्यू किसकी है? बी की। और ये 2 वैल्यू किसकी है? बी की। तो यार ऐसा थोड़ी हो सकता है कि यहां तो बी कह रहा है मेरे पास 3 रुपए और यहां कह रहा है 2 रुपए।
आप कहेंगे ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, यानी अगर b की ही वैल्यू है तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सेम करेंगे। सेम करने का एक बेसिक तरीका ये होता है कि यहां 2 है तो इसे 2 से गुना कर दो, यहां 3 है तो इधर 3 से गुना कर दो, इधर भी 3 से गुना करो, इधर 2 है तो इधर 2 से। तो 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 5 थी 15। तो रेशियो आया 8:6:15। 8:6:15। एक में कहां पीछा छोड़ने वाला हूं, मैं बहुत मेहनत कराऊंगा, आपको परेशान करके रख दूंगा। बताइए मेरे बच्चे, ए बी सी का रेशियो क्या होगा? सिर्फ आंसर पे फोकस करिए। आपकी हर शिकायत, हर सुझाव जो है मेरी टीम नोट कर रही है, आपको पर्सनली मैसेज कर दिया जाएगा। कोई फालतू बकवास करेंगे उठा के ब्लॉक कर देंगे। बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन सिर्फ पढ़ाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू 2 भी है और यहां ए की वैल्यू 5 भी है, ये कैसे हो सकता है? ये तो गलत हुई बात। हाँ सर गलत है, तो सेम बैठाना होगा। सेम कैसे बैठाएं? सर यहां 5 से करो, इधर 2 से। यहां 2 से कर रहे हो तो यहां पे भी 2 से करो, इधर 5 से कर रहे हो तो यहां पे भी 5 से। तो ए की वैल्यू 10 हुई, तो बी की वैल्यू 8 हुई, तो सी की वैल्यू 35। बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चे। आराम से रहिए, निश्चिंत है। बताइए जी, एबीसी का रेशो। तो मेरे भाई क्या करेंगे? आप ये कहेंगे कि सर ये वाली वैल्यू है 7 और ये 4, तो इधर 7 से करो, इधर 4 से करो। तो 7 21, 5 चौक 20। देखिए शुरुआत की क्लासें तो इतनी आसान कराऊंगा कि हर बच्चा एक बार तैयार हो समझने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी मैं कहूं 2:9, 6:5। बताइए। देखिए मेरे बच्चे, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि इसे 6 से गुना कर दें, इसे 9 से, लेकिन ये समझदारी नहीं होगी। आप एक काम करिए, 9 और 6 से भाग होने वाला नंबर ढूंढ लीजिए जो सबसे छोटा होता है। आप कहेंगे 18। बेसिकली 18 9 और 6 का एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। एलसीएम क्या होता है ये आप बाद में देख लेंगे, अभी सिर्फ इतनी बात पे फोकस करते हैं। तो इसे 9 दूनी 18, इसे 6 ती 18। आप इसे 6 से करते, इसे 9 से, आंसर तब भी ठीक आता, लेकिन ये ज्यादा आसान। तो 2 से इधर भी, 3 से इधर भी। 2 दूनी 4, 6 ती 18, 5 थी 15। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। हाँ जी। अब मुझे एक बात बताइए, ए बी सी 2:3, 4:1 रेशियो बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, इन रेशियो को हम रेगुलर रेशियो कहते हैं। इन अनुपातों को हम रेगुलर रेशियो कहते हैं, जहां पे ये चीज यहां पे खत्म हुई और यहीं से दूसरा रेशियो स्टार्ट हो, ये होता है रेगुलर रेशियो। लेकिन मेरे बेटे, अगर मैं बात करूं इस रेशियो की,
तो ये रेगुलर नहीं था, ये यहां से शुरू यहां पे और ये यहां से यहाँ, ये रेगुलर नहीं है। जो अब करा रहा हूं ये रेगुलर रेशियो है मेरे बेटे। तो जब भी लगातार रेशियो हो ऐसा जैसे मैंने अब लिखा है, यानी यहां फिर यहां, तो इसको करने का एक तरीका तो यही बराबर करके, दूसरा ये कि इसके इधर खाली जगह है ना, तो 3 के इधर है तो 3 ही लिख दो, यहां 4 के इधर खाली है तो 4 ही लिख दो। अब गुना कर दो, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3। एक बार में कहां समझ आएगा, मैं भी जानता हूं, शांति रखना बस। मैथ जो है वो प्यार की भाषा है, से समझने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ हासिल होगा आपको। बताइए मेरे बच्चों, आप सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे ये रेगुलर रेशियो, एक फिर यहीं पे खत्म, फिर यहीं पे खत्म, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है हमारा रेगुलर रेशियो। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? रेगुलर रेशियो कहलाता। हाँ है ना, ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 चौक 8 दूनी 16, 3 चौक 12 दूनी 24, 3 5 15 दूनी 30, 3 5 15 एकम 15। अब मुझे बताइए कितने बच्चे अभी भी अनकंफर्टेबल हैं समझने में? कोई लोड नहीं, बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, बहुत लंबा पढ़ाऊंगा, जान फूकनी मुझे इस चैप्टर में आपके साथ, और कुछ नहीं। सिर्फ कमेंट करना है आपने अगर बात समझ में आ जाए तो, लेकिन ये कहानी होगी तभी जब रेगुलर रेशियो होगा। 1 2 3 4 5 6। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, एक भाई कह रहा है परसेंटेज बढ़ा रहे हो रेशियो, मैंने अभी तो कहा फालतू कमेंटिंग मत करो यार। कमेंट जो है आप कर रहे हैं वो आपका विनाश है। आप बस इस धुन में खो जाइए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो पल्ले पड़े कि नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो रोको वीडियो, समझने की कोशिश करो, बस उतना। बाकी कहाँ जरूरत है बाबू जीवन में कुछ करने की। आई, यहां 2 है तो इधर भी 2, इधर भी 2, ठीक है। यहां 3 है, इधर भी 3, यहां 4 है, इधर भी 4, यहां 5 है, इधर भी 5, इधर भी। गुना करो, 5 3 15 एकम 15, 5 3 15 दूनी 30, 5 चौक 20 दूनी 40, 6 चौक 24 दूनी 48। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया, 15 30 40 48। चलिए लास्ट और कर लेते हैं ताकि मेरा हर बच्चा मदमस्त होकर आंसर दे इसका। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रयास आपके लिए। 2 3 2 1 3 1। बताइए। देखिए मेरे भाई, रेगुलर रेशियो तो 3 इधर भी 3 इधर भी, 1 यहां रख दो, 2 यहां, 3 यहां तो यहां भी और यहां। 2 दूनी 4 थी 12, 3 दूनी 6 थी 18, 3 थी 9, 3 एकम 3। मेरे बच्चों रेशियो जो होती है, रेशियो जो होता है वो लोवेस्ट टर्म होती है, वो लोवेस्ट टर्म होती है। यानी सबसे आखिरी पद होते हैं। रेशियो ऐसी टर्म होती जो लोवेस्ट होती, जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, जिनमें कुछ भी कॉमन
नहीं आता। यानी रेशियो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो लेकिन यहां देखें तो 3 से ये भी कट रहा है, 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 तो सर ये रेशियो तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपको यहाँ कटिंग चलानी पड़ेगी। और कटिंग चाहे चलाओगे तो 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो सर सच मायने में बात यह है कि ये सही रेशियो होगा, ऊपर वाला उतना जवाबदेही नहीं देगा जितना नीचे वाला। क्या आप सहमत है? बहुत सुंदर। अब एक बात और बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूं कि भाई ए और बी की आयु का अनुपात, एज का रेशियो, रेशियो ऑफ देयर एज, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाऊं, वो 3:4 है। ए और बी की एज का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:4 है। जबकि ए की उम्र 45 साल है, तो बी की उम्र ज्ञात करें क्या होगी। तो बी की उम्र ज्ञात करें क्या होगी। अगर ए और बी की एज का रेशियो 3:4 है और ए की उम्र 45 साल है माशाअल्लाह, तो बी की उम्र क्या होगी? ये आपका जवाब है। बताइए मेरे भाई, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बी की उम्र फिर क्या होगी? इस करिश्माई चश्मे से देखता हूं आपको, बताइए बी की उम्र क्या होगी। तो देखिए यार आप ये कहेंगे सर जो रेशियो होता है ना सर, उसकी कोई अपने आप में यूनिट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन दिखाता है। रेशियो जो है, रेशियो का ही एक दूसरा रूप होता है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। अनुपात हिंदी में कहते हैं रेशियो को। अनुपात का ही मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरा रूप होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही बातें जो हैं ये कंपेयर करती हैं, कंपेयर करती हैं मतलब तुलना करती हैं। मतलब ये कह रहा है कि अगर ए की उम्र 1 साल ना 3 साल है तो इसकी 4 साल, अगर इसकी 3 महीने है तो इसकी 4 महीने, अगर इसकी उम्र 3 सेकंड है तो इसकी उम्र 4 सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों छोटी क्लासों में हम क्या करते थे, यहाँ 3x मान लेते थे, यहाँ 4x, फिर हम कहते थे देखो 3x बराबर 45 साल, तो x की वैल्यू आ गई 3 से काटा 15 साल, तो 15 चौको 60। लेकिन अब तो हम बड़े हो चुके हैं, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि मान लेते हैं ए की उम्र है 3 यूनिट, ए की उम्र है 3 यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई, इंग्लिश में जिसे हम यूनिट कह रहे हैं उसको हिंदी में कहते हैं हम इकाई। क्या कह रहे हैं मेरे भाई? इकाई। जब जब मन घबराए तो पेशेंस शब्द याद करना, इकाई। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 45 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 15 साल। और भाई बी की उम्र कितनी है? 4 इकाई, क्योंकि अगर इसकी 3 इकाई थी 3 यूनिट, तो इसकी 4 यूनिट, तो 1 यूनिट 15 साल, तो 4 यूनिट क्या होगा? 15 चौकों 60 साल। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। हाँ जी मेरे बेटे एक बात और बताइए, अगर मैं कहूं 60,000 रुपए को ए और बी में बांटिए, ये बेसिक टर्मोलॉजी सिखा रहा हूं ताकि हर बच्चा इतना तो कम से कम समझे कि उसको छोटी छोटी बातें पल्ले पड़ जाए। और मैं कह रहा हूं यार इसे 7:5 में बांटना है, तो बताइए ए का हिस्सा कितना होगा? 60,000 को अगर 7:5 में बांटना है तो ए का हिस्सा मेरे बच्चों क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों समझने के लिए आपको ये करना है, तरीका ये होता है कि जिस भी नंबर को आप बांट रहे हैं उस नंबर को लिखें। मान लीजिए n को आप बांट रहे हैं तो n लिखें, गुना में ये नंबर लिखे 7, और बटे लिखें 7 + 5 यानी 12। तो n है 60,000, तो 60 से 12 5 60, 5,000, 5 7 35,000, तो ए का हिस्सा हुआ 35,000। या आप यूं कह देंगे इशारों ही इशारों में कि सर मान लेते हैं ए के पास 7 यूनिट पैसा है तो बी के पास है 5 यूनिट, तो दोनों के पास 7 और 5 कितना पैसा हो गया? 7 यूनिट जमा 5 यूनिट, दोनों के पास कितना पैसा हो गया भाई? 12 यूनिट। और 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 5,000।
1 यूनिट की वैल्यू है मेरे भाई 5000। हाँ जी, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 7 गुना 5000, तो आंसर आएगा 35,000। बी की यूनिट कितनी, 5 यूनिट, तो 1 यूनिट 5000, तो 5 यूनिट कितना होगा, 5 गुना 5000, 25,000। ऐसे ही मेरे बच्चे, मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं 12,000 रुपए को ए बी और सी में बांटना है, ए बी और सी में बांटना है, किस रेशियो में जी, 5:3:2 में, 5:3:2 में। तो देखिए मेरे बेटे, एक तरीका तो ये है कि आप 12,000 रुपये लिखें यहां, जिसका भी हिस्सा चाहिए, जैसे इसका हिस्सा चाहिए तो गुना करें 5 और बटे लिखे 5, 3, 8 और 2, 10। एक तरीका था ये। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी यूनिट जोड़ लो, 5, 3, 8 और 2, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 1200, 12,000 बटे 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1200 है तो मेरे बच्चे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 गुना 1200, तो यह आएगा 6000। 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 1200, यह आएगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 3600। और 2 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना 1200, तो यह आएगा 24। तो इस तरीके से भी मेरे भाई आप रेशियो को बांट सकते हैं। तो ये रेशियो की एक बेसिक समझ थी जो मैं चाह रहा था कि आप हर बच्चे को इतनी बेसिक समझ तो आती हो, तो उसी को डिलीवर करने की कोशिश की। अब आइए मेरे बच्चों आगे, अब मुझे एक सब समझाना है जिसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। परसेंटेज पढ़ाते वक्त इसकी भी बेहद जरूरत होगी। इसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित या पूर्णांक भिन्न, पूर्णांक भिन्न। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि भाई 5 सही 6/7 ये क्या है, तो एक किस्म से देखें तो यार ये फ्रैक्शन तो ये वाली हिस्से, ये क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी नेचुरल नंबर में कोई फ्रैक्शन जोड़ते हैं, नेचुरल नंबर आप सब जानते हैं, धीरे धीरे समझाऊंगा एक एक चीज। नेचुरल नंबर जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, आज की क्लास बहुत ही बेसिक होने वाली है ताकि हर एक बच्चा मेरी टोन को पकड़ पाए, मेरे समझाने के तरीके को। प्राकृतिक संख्या यानी ऐसे नंबर जो हमें नेचर से मिले, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हमें नेचर से मिले हैं। जीरो हमें नेचर से नहीं मिला। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम इसमें जीरो का भी ग्रुप शामिल कर दें, इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों होल नंबर। हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या, जिसमें जीरो शामिल हो जाए वो होल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी नेचुरल नंबर में हम किसी फ्रैक्शन के जोड़ को लिख के दिखाते हैं तो ये कहलाता है हमारा पूर्णांक भिन्न, मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन। देखिए मेरे भाई, हम चाहें तो इसका एलसीएम ले लें, लघुत्तम समापवर्ती ले लें, 7 आया बटे कुछ नहीं, 1 है तो 7 5 35 जमा 6, 35 और 6 41/7। तो आप चाहें तो इसकी वैल्यू 41/7 भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू 5 सही 6/7 भी लिख सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी आप 5 जमा 6/7 को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये महज लिखने का एक रूप है और कुछ नहीं, मिक्स फ्रैक्शन।
हाँ जी, मैं अगर आपको कहूं भाई 9 सही 3/7, 9 जमा 3/7, तो इसे क्या लिख सकते हैं? तो आप एक तरीका तो ये भी कर सकते हैं कि सर 7 नीम 63, 7 9 जा 63 और 3 66, 66/7 लिख सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि यहां इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 9:3/7। तो मैं आपको कहना अल्टीमेटली ये चाह रहा हूं मेरे बच्चों, जब भी A/B/C फॉर्म में कोई नंबर लिखो ABC नहीं, नंबर लिखा होगा, तो इसका मतलब यही हुआ कि A+B/C नंबर होगा, A जगह B जगह C जगह। जैसे 5 सही 5 जमा 11/39, तो 5 जमा 11/39। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे बच्चे 36/5, इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? 36 को यहां लिखेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 7 35, बचा कितना? 1। ये एक आपका क्या है? शेषफल। भाई सब ध्यान रखना और पेशेंस, ये है रिमाइंडर शेषफल। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? भाजक। इसे कहते हैं डिवाइजर। इसे क्या कहते हैं? डिवाइजर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब हुआ 5 सही, सॉरी 7 सही 1/5, यानी, और इसे हम कहते हैं भागफल, जो मैं आपको कहना समझाना चाह रहा हूं कोशेंट। तो अगर मैं इसे Q से डिनोट कर रहा हूं, तो इसे मैं R से डिनोट कर रहा हूं, तो इसे मैं D से डिनोट कर रहा हूं। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा ये होगा कि कोशेंट यहां लिखा जाएगा, रिमाइंडर यहां लिखा जाएगा और डिवाइजर यहां लिखा जाएगा। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों मिश्रित भिन्न का सही प्रारूप। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या सर? वो ये कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जो डिवाइजर होता है ना, वो हर हाल में शेषफल से बड़ा होता है। जो डिवाइजर होता है वो रिमाइंडर से बड़ा होता है, यानी भाजक जो होता है वो शेषफल से सदैव बड़ा होता है। यानी ये वाली वैल्यू हमेशा ही इससे छोटी लेनी। अगर मान लीजिए मैंने सवाल दिया आपको 15 सही 7/4, और मैं आपसे ही पूछूं कि मेरे बच्चों मुझे ये बताइए, क्या ये फ्रैक्शन ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन ठीक लिखी है या गलत लिखी है? आपका जवाब क्या होगा? सही है या गलत? बिल्कुल ठीक। तो आप कहेंगे सर गलत है। क्यों गलत है सर? कारण है सर कि ये जो है, ये वाला हिस्सा है शेषफल, जिसे हम रिमाइंडर से डिनोट कर रहे हैं, और ये वाला है सर भाजक, जिसे हम डिवाइजर से डिनोट कर रहे हैं, और ये वाला है सर भागफल, जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम कोशेंट से डिनोट करते हैं। और मैंने अभी आपको समझाया कि कभी भी जो शेषफल है वो भाजक से डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा होना चाहिए। शेषफल डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, शेषफल मेरे प्यारे बच्चों डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, शेषफल डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। अगर शेषफल डिवाइजर से बड़ा है तो दिक्कत है, अगर शेषफल डिवाइजर से मेरे प्यारे बच्चों बड़ा है तो दिक्कत है। तो दिक्कत तो है सर, तो कैसे रिमूव करें सर? तो आप करें क्या कि इस कहानी को ऐसे लिखें, 15 जमा 7/4, और इस 7/4 को करेक्ट करके लिखें। कैसे? कि सर 7 को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना? 3। तो ये कहानी लिखी जाएगी सर 1 सही 3/4। तो सर अब करेंगे ये कि 15 जमा 7/4 को लिखेंगे 1 सही 3/4, मतलब 15 जमा 1 सही 3/4 का मतलब यही तो है 1 जमा 3/4, तो 15 और 1 16, तो इसे लिखेंगे 16 जमा 3/4, यानी 16 सही 3/4। ये इसको सही रूप लिखने का तरीका हो।
मैं कहूं मेरे बच्चों ये बताइए 56 सही 56:11/3, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन सही है? अगर सही है तो कान पे चाटा लगा लो, और गलत है तो सही करके बताइए क्या होगा। 10 सेकंड का समय लीजिए। आप मुझे कहेंगे सर इसे लिखेंगे 56 जमा 11/3, और सर ये है रिमाइंडर शेषफल, ये है डिवाइजर भाजक, और रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं। अगर बड़ा है तो सर गलत है, सही करें। कैसे सही करें सर? 11 को 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, बचा कितना? तो सर इसे लिखना ही है तो आप इसे ऐसे लिखिए 56 जमा 3 सही 2/3, तो 56 और 3 59 सही 2/3, यह आंसर सही होगा। बताइए यार, बताइए क्या ये सही है? और गलत है तो सही बताइए। अब हमें यह समझना है कि सर ये गलत तो है ही, क्योंकि ये शेषफल है और ये भाजक है। अब इसे ठीक करिए, इसको लिखेंगे ऐसे 116 जमा 60/7, बचा कितना मेरे भाई? 4। तो इसे हम लिखेंगे 116 जमा 8 सही 4/7, तो 124 सही 4/7। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? तो आंसर आया 124 सही 4/7। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इतने काबिल तो आप हो गए होंगे कि सही मायने में चीजें समझ पाए कि अर्थ क्या है। और आ गया ये मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूं। ये बेसिक चीज तो आप समझ गए। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई 11 सही 2/3 जमा 15 सही 1/7, अगर इसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि इन सब चीजों की परसेंटेज में जरूरत होगी। तो आप इसे लिखेंगे 11 जमा 2/3, इसे लिखेंगे सर 15 जमा 1/7। अब सर 11 और 15 को सेटल करो। 11 और 15 का जोड़ कितना हुआ? 26। यानी सीधा सीधा पेपर में भी या सवाल में भी हम इन दोनों को जोड़ देंगे। बचा क्या? 2/3 जमा 1/7। इसका मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या लेना होगा? एलसीएम। 7 या 21, 3 7 21, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो यह आएगा 17/21 और 26 अलग से। तो आंसर लिखेंगे 26 सही 17/21। ये मेरे भाई मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। बताइए 10 सही 8/13 जमा 19 सही 11/12। अब देखेंगे कितने बच्चे जल्दी से आंसर निकाल पाते हैं इसका। देखिए मेरे दोस्त, 10 और 19 को अलग से सेटल कर दिया 29। अब कहानी बची 8/13 जमा 11/12। एलसीएम लोगे, 12 गुना 13 हुआ 156, 13 12 156, 12 7 12 8 96। ठीक है जी, 12 13 156, 11 13 3 143। जोड़ेंगे मेरे भाई तो 6 और 3 9, 9 और 4 13,
एक और एक दो, 239/156। अब मेरे बच्चे इसको सेटल करना होगा। 239 यहां रखी, 156 से भाग दीजिए, तो 156 एकम 156, भाई भाग देंगे तो 9 में 6 गया 3, 13 में 5 गया 8, 83। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो उत्तर होगा, ये जो कहानी है इसको अगर लिखना हो तो 29 तो अलग से जमा में ये आ जाएगा 1 सही 83/156, जोड़ेंगे तो 29 और 1 30, 30 सही 83/159। ये मेरे प्यारे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन का एक बेसिक तरीका है समझने का। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब और आगे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, एक में से मुझे अगर 3/11 घटाना हो तो क्या आएगा? आराम से देखो, शांति रखे रखना, मुझ पर विश्वास रखना। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो भी दिक्कत में आएंगे। एक बार एडमिशन लिया तो विश्वास रखिए, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहिए, लेंदी तरीका शॉर्ट तरीका सब भूल जाइए, जो पढ़ा रहा हूं बस उस पर फोकस करिए। तो आप कहेंगे सर एलसीएम ले लेंगे 11, इस कटे कुछ नहीं तो एक, तो 11 एकम 11, 11 में से 3 गया 8/11। बिल्कुल ठीक बात है, 8/11 सर आंसर। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये बात तो आप सीधा भी कह सकते हो कि जब भी यहां 1 होगा तो 11 एकम 11 में से 3, तो सीधा ही 11 में से 3 ना घटा दें, 8/11। यानी जब भी एक में से कोई फ्रैक्शन घटानी है तो नीचे वाले में से ऊपर वाली वैल्यू घटा के लिख देंगे। आपने कहा ठीक है। जैसे मैं कहूं 1/5/93, बताओ जी क्या है? तो आप सीधा ही कहेंगे सर बटे तो 93 ही रहेगा और ऊपर रहेगा 93 में से 5 कम, यानी 88। यानी एक से कोई फ्रैक्शन घटाना आपके लिए बेहद आसान है। मैं कहूं मेरे बच्चे 1 - 3/4, बताइए क्या होगा? तो बटे तो 4 होगा, ऊपर आएगा 4 में से 3 गया 1, 1/4। हाँ जी। मैं आपको कहूं 1 - 6/19, तो बटे तो 19 ही आएगा और ऊपर 19 में से 6 गया 13, 13/19 है। यानी एक से कोई भी फ्रैक्शन घटाना बेहद आसान। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं अब आपको यह कहूं कि यार 100 में से 16 सही 2/3 घटाओ, अब पता चलेगा असलियत क्या होगी। 100 में से 16 सही 2/3 घटा के बताइए क्या उत्तर आएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, एक बात ध्यान से समझो, जब भी किसी नंबर से मिक्स फ्रैक्शन घटानी हो तो कैसे घटाते हैं ध्यान दो। तो एक बेसिक तरीका है और वो ये कि जो भी यहां नंबर लिखा हो उससे एक बड़ी वैल्यू इसमें से घटा दो। 100 में से 16 नहीं, एक बड़ी वैल्यू 17 घटाओ, तो 100 में से 17 गया 83, और 3 में से 2 घटाओ, 3 में 2 गया मेरे बच्चे 1/3। ये मेरा आंसर आ गया। कोई फालतू इधर उधर बकवास नहीं, सीधा पढ़ाई में काम। मैं कहूं 84 में से 1 सही 8/13 घटाओ, तरीका क्या बताया बेटे? तरीका एक ही है, दूसरा नहीं। यहां जो नंबर लिखा है इससे एक बड़ी वैल्यू, एक से बड़ी एक बड़ी वैल्यू 2, तो 84 में से 2 गया 82 और 13 में से 8 गया 5, 82 सही 5/13। मैं कहूं 16 में से 6 सही 2/3 घटाओ, तो 6 नहीं घटाना, 6 से एक बड़ी वैल्यू ले लो, तो 6 से एक बड़ी वैल्यू 7, 16 में से 7 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, 1/3। मैं कहूं भाई 105 में से 2 सही 8/19 घटाइए, तो क्या करना है? सबसे पहले तो ये देखना है ये 2 नहीं घटेगा, 2 से एक बड़ी वैल्यू घटेगी, 2 से एक बड़ी वैल्यू 3, तो 105 में से 3 गया 102 और 19 में से 8 गया 11/19, 102 सही 11/19, 102 सही 11/19। मेरे भाई मैं आपको कहूं 84 - 6 सही 1/7 घटाइए क्या है? तो आपको तरीका बताया क्या कि यहां 6 है ना, तो 6 हटा दो,
6 से एक बड़ी वैल्यू ले लो 7, तो 84 में से 7 गया 77, और यहां 7 में से एक घटाओगे 6/7। ये तो आपका आंसर आएगा। ऐसा हो क्यों रहा है वो कहानी भी समझाता हूं, पहले तो तरीका समझ लीजिए करना कैसे, फिर आगे की कहानी समझाता हूं। चलिए एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं। 100 में से 66 सही 5/11 घटाइए, तो जानू क्या आंसर होगा बताइए। तो मेरे बच्चे 66 की जगह एक बड़ी वैल्यू ले लो 67, 100 में से 67 घटाओगे मेरे बच्चे कितना बचा 33, और 11 में से 5 गया 6/11। ये आपका आंसर हो। तो मिक्स फ्रैक्शन जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, एक से कोई फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं, ये सारी बातों पे मैंने आपसे चर्चा की। अब ऐसा होता क्यों उस बात पे भी बात समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 16 में से 4 सही 9/41 घटाइए, तो मेरे बच्चे तरीका तो आप भी जानते हैं घटाने का क्या है, बताया 4 से एक बड़ी वैल्यू लो और फिर सोल्व करो, लेकिन करना कैसे वो समझा रहा हूं। मेरे बच्चे 4 जमा 9/41 का मतलब यही तो हुआ क्या कि 4 जमा 9/41। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, 4 जमा 9/41 ही इसका मतलब हो। बिल्कुल सही बात है सर, 4 सही 9/41, 4:9/41 का मतलब 4 जमा 9/41 हुआ। अब मेरे बच्चे मैं अपनी तरफ से यहां पे एक जोड़ दूं और एक घटा दूं, तो क्या कोई फर्क है? भाई 4 जमा था ना, तो मैंने एक अपनी तरफ से जोड़ दिया, एक घटा दिया, कोई फर्क पड़ा? आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हो गया 16 माइनस 4 और 1 कितना हो गया 5, -1 जमा 9/41। मेरे प्यारे बच्चों जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 5, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, और ये माइनस ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -9/41। तो 16 में से 5 घटाया, मैं कह रहा था ना 4 से एक बड़ी वैल्यू घटाओ, तो 16 में से 5 घटाया 11, और एक से कोई फ्रैक्शन घटाना सबसे आसान काम है। 41 में से 9 घटा दो 32/41 आंसर। 11 सही 32/41, 11 सही 32/41, 11 सही 32/41 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। 11 सही 32/41 मेरे प्यारे बच्चों मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे खुल के बताइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज पे मूव ऑन करते हैं। अभी मैंने तो सिर्फ ये सिखाया था कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं, जोड़ते कैसे हैं, रेशियो का मतलब क्या होता है। अब यहां तक आप खुल के अपनी बात रखिए, कोई बात समझ ना आए तो मुझे जरूर बताइए। अब मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज पे आते हैं। मैं आपको कहूं कि भाई 20% कोई वैल्यू है, आप सबसे पहले मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके आइए, भिन्न में लेके आइए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लेके आइए, अंश बटे हर में लेके आइए। कैसे लाइए? तो 20% का मतलब यह है कि भाई हर 100 में कोई चीज 20, यानी 20/100, 1/5। 30% को चेंज करिए, 30% को चेंज करेंगे तो 30/100, 3/10। बिल्कुल सही बात है। मैं कहूं मेरे बच्चे मुझे आप बदलिए 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदल के बताइए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट होगा मेरे बाबू? देखो पहले से जोड़ेंगे, 16 + 2/3 करेंगे, तो 16 3 जा 48 + 2 50, 16 3 48 और 2 50/3 %। फिर 50/3 % का मतलब मेरे प्यारे बच्चों /100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो यह आएगा 1/6। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होगी मेरे प्यारे बच्चों 1/6। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चों 1/6। किसी भाई ने कोई लोड है थे दिक्कत है तो दसों में दो यार। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या हुई?
तो आप कहेंगे सर इसे लिखेंगे 25/100, काटेंगे तो आएगी सर 1/4। मैं कहूं भाई 12.5% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, बताइए मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे सर पहले इसे सिंपली सोल्व करना पड़ेगा, इसका मतलब है 12 जमा 1/2, तो 12 दूनी 24 और 25/2%। परसेंट, और आप जानते हैं 25/2 परसेंट का मतलब बटे 100, 25 चौक 100, 1/8। 1/8, हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूं 37.5% या 37.5% बोलता हूं, इसकी फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर पहले से सोल्व करेंगे, तो 37 दूनी 74 और 75/2%, बटे 2%, परसेंट का मतलब बटे 100, 25 थी 75, 25 चौक 100, 3/8। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी वैल्यू आई 3/8। तो उत्तर आएगा मेरे बच्चों 3/8। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताइए। मैं आपको ये कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों 1/10 को, यानी फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसे आप कन्वर्ट करिए परसेंटेज, इसे आप कन्वर्ट करिए परसेंटेज में। तो आप कहेंगे सर अगर हमें किसी चीज को परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज का मतलब बटे यानी गुना 100, मतलब 1/10 100 पे कितना, तो काटोगे तो आएगा 10%। मैं कहूं 1/20 कितना परसेंट हुआ, तो गुना 100 करेंगे तो आंसर होगा 5%। मैं कहूं 1/4 कितना परसेंट होगा, तो गुना 100 करेंगे तो काटेंगे आएगा 25%। मैं कहूं भैया 2/3 परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप कहेंगे जी गुना होगा 100, तो यह आएगा 200/3। अब 200 को 3 से भाग देंगे, तो देखो मेरे भाई कैसे भाग दोगे, 3×18, 2 बचा, फिर 1 0, 3×18, फिर 2 बचा, तो आंसर आया 66 सही 2/3%। हाँ है ना, 66 सही 2/3%। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं 1/9 कितना परसेंट होगा। तो किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 100 करते हैं, तो यह आएगा मेरे बेटे 100/9। 100/9 को कन्वर्ट करोगे तो देखो भाग दोगे, 9 से भाग दोगे, 9 एकम 9, कितना बचा जी 1, फिर 1 0 और 9 एकम 9, तो आएगा 11 सही 1/9%। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक मैंने आपको सिखाया कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। अब मेरे बच्चों मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस यहां लिखवा रहा हूं जो जनरली हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। धीरे धीरे चीजों को मोड़ के आपकी तरफ लेके आऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड। अभी तो बहुत ही सुंदरता से बेसिक चीजें करा रहा हूं, बहुत ठंडा ही मेरा संभाव है, ठंडे से ही मैं चीजें कराऊंगा आपके लिए। तो मेरे बच्चे कुछ बेसिक फ्रैक्शंस अगर आपको याद हो तो जरूर बताएं। जैसे मैं कहूं 1/2 बता सकते हो कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे हाँ सर 1/2 होगा 50%। 1/3 11 सही 1/3%। नहीं गलत बता रहे हो सर, मैं गलत लिखूंगा आपने कमेंट करना है। 33 सही 1/3%। 1/4 कितना हुआ सर 25%। निकालें कैसे सर, 100 से गुना कर देंगे। 1/5 कितना हुआ सर 20%। 1/6 कितना हुआ सर 16 सही 2/3%। देखिए पेपर में बनाना नहीं सीखना है भाई, बनाना तो अब हम सीख गए कि 1/6 को अगर हमें परसेंटेज में बनाना है तो क्या करेंगे, गुना 100 करेंगे यार। 2 से काटेंगे 50 और 2 से काटेंगे 3, यह 50/3।
तो इसे लिखेंगे 16 सही 2/3, क्योंकि 16 × 48 और 2 50/3%। हाँ जी, तो ये तो काम हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे डाटा है, ऐसी टर्म्स है जो हमें याद ही रख लेनी चाहिए बजाय इसके। तो मेरे बच्चे 1/7 कितना होगा? तो आप कहेंगे 14 सही 2/7%। 1/8 कितना हुआ जी? 12.5%। 1/9 कितना हुआ मेरे भाई? 11 सही 1/9%। बहुत ज्यादा याद नहीं करूंगा, आप चिंता ही ना करें, मैं आपके साथ हूं। 1/10 कितना होगा? 10%। 1/11 कितना होगा? 9 सही 1/11%। 1/12 कितना होगा? 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होगा? 7 सही 9/13%। बनाना मुश्किल नहीं है। जैसे मुझे मान लीजिए 1/13 का बनाना है, तो क्या तरीका होगा? अभी सिखाया। किससे गुना करूंगा मेरे बच्चों? 100 से। यह आएगा 100/13। तो 100 को 13 से भाग दूंगा, 13 कम 13 3 26 30 39 से भाग दूंगा, 13 7 91, बचा कितना? 9। 9/13। तो ऐसे चीजों को सीखना है। अभी शुरुआती स्टेज पे जो पढ़ा रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं, बस सुनते जाओ, सीखते जाओ। 1/14 सर 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 19%। 1/20 5%। ये है मेरे प्यारे बच्चों बेसिक चीजें, ये आपको याद होनी चाहिए। थोड़ी सी और लिखवा रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगा मेरे बच्चों। जानता हूं मैं कि आप बहुत समझदार बच्चे हैं, बट मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत पढ़ लें। ये मेरे प्यारे बच्चों बेसिक फ्रैक्शन है। एक बार आप 10 सेकंड के लिए लिस्ट चेक करिए, कोई गलती तो नहीं है मेरी? अब मेरे प्यारे बच्चों हमें इनके केवल मल्टीपल ढूंढने हैं, धीरे धीरे। ऐसे याद नहीं होंगी कोई भी चीजें, बस रोज इन्हें लिखते रहना। हम बहुत दिनों तक इन्हीं पे काम करने वाले हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आइए मेरे बच्चे, मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताइए 3/4 कितना परसेंटेज होगा? तो आपका काम होगा ये कि ये देखिए कि सर 1/4 कितना परसेंटेज था। तो लिस्ट चेक करिए और 1/4 पकड़िए। तो सर 1/4 था 25%। 1/4 था 25%। तो 1/4 अगर 25% है, तो 3/4 क्या होगा? 3 गुना। तो आंसर होगा 75%। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ 4/5 कितना परसेंटेज होगा, तो आपको ढूंढना है 1/5। सर लिस्ट में चेक करते हैं और पता करते हैं 1/5 कितना परसेंट होगा। तो सर 1/5 कितना परसेंट है? 20। तो ये है सर 20%। तो 4/5 कितना हुआ? 4 गुना। तो ये होगा 80%। हाँ जी, मैं आपको कहूं
मेरी बात समझ में आ रही? किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है यहां तक? पक्का? मैं आपको कहूं यार, मुझे बताइए 4/9 कितना परसेंट हुआ? तो मेरे बच्चे आप सबसे पहले प्रयास करिए 1/9 कितना होता है सर। तो 1/9 हमें अपनी लिस्ट से चेक करने को मिलेगा कि सर 1/9 था 11:1/9%। सर ये था 11:1/9%। तो 4/9 क्या होगा? 4 गुना 11 चौक 44, और इसे 4 से गुना करेंगे तो 4/9%। हाँ जी। अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई मुझे बताइए 5/9 कितना परसेंट होगा, 5/9 कितना परसेंट होगा, तो आप ये ढूंढिए 1/9 कितना है। तो 1/9 11:1/9 है, 5 टाइम्स है। तो सर इसे 5 से गुना करेंगे तो इसे भी और इसे भी, तो आएगा 55:5/9%। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अगर मैं कहूं सर 8/9 बताइए क्या होगा, तो आप किसे ढूंढने जाएंगे? अपॉन 9 को। हमने याद तो सिर्फ 1/9 किया, लेकिन 1/9 के थ्रू हम सारी चीजों के मल्टीपल बनाना धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो 1/9 है इतना, तो 8/9, 8 से मल्टीप्लाई किया 88, और 8 से इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरे प्यारे बच्चों 8/9। तो आंसर आया 88 सही 8/9%। हाँ है ना? मैं आपको कहूं कि मेरे बच्चे मुझे बताइए 3/11 कितना परसेंट बना। तो आप सबसे पहले किसे पकड़ने जाएंगे? 1/11 को। अब लिस्ट चेक करिए और 1/11 देखिए, तो आप कहेंगे सर 9:1/11%। तो ये हुआ सर 1/11 जो है वो 9:1/11%। सॉरी, माफ करिए, 1/11 है, 9:1/11%। और अगर मुझे 3 टाइम्स चाहिए तो इसका भी 3 टाइम्स करूंगा, 9 3 27, यह आया 3/11। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? अगर मेरे बच्चों मुझे चाहिए 7/11, तो मैं ढूंढूंगा अपॉन में 11, ये तो इसका 7 टाइम करेंगे तो 7 9 63, और ये 7/11। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं 9/11 बताइए, 9/11 बताइए। तो आपको ढूंढना है 1/11। 1/11 इतना है, तो 9/11 क्या है? 9 गुना करेंगे तो 9 9 81, और 9 से करेंगे 9/11%। हाँ जी। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूं कि भाई मुझे बताओ 5/6 कितना होगा। अब यहां फंसना शुरू होंगे, तो आप कहेंगे सर मैं ढूंढूंगा 1/6। 1/6 कहाँ है? ये रहा सर 1/6 कितना? 16:2/3%। 1/6 था मेरे प्यारे बच्चों 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 1/6 था मेरे प्यारे बच्चों 16 सही 2/3%। 1/6 क्या था मेरे बच्चों? 16 सही 2/3%। 16:2/3%। तो 5/6 मतलब 5 टाइम्स, तो इसका 5 गुना करोगे तो 16 5 80, और इसका 5 गुना करोगे तो 5 दूनी 10/3। अब समस्या यह है कि आप इसे 80 सही 10/3 नहीं लिख सकते, 80:10/3 नहीं लिख सकते, गलत है। सर क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि सर ये जो 10 है ना, ये रिमाइंडर होता है और ये डिवाइजर होता है, और थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं होता। अब आप समझ में आ गया मैं वो चीज क्यों बता रहा था? तो सर गलत हो गया, तो इसे सब्ट्रैक्ट करो। कैसे सर? 10/3 को ब्रेक करके लिखो। 3 को पढ़ेंगे 3 3 9, 1/3। तो ऐड करेंगे तो 80 और 3 83 सही 1/3%। 83:1/3%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही था। अगर मैं आपसे कहूं मेरे बच्चे कि मुझे आप बताइए 3/8 कितना परसेंट हुआ, तो आप ढूंढने जाएंगे सबसे पहले 1/8 को। 1/8 ढूंढिए लिस्ट में। जब ऐसे बार बार लिखेंगे देखेंगे तो धीरे धीरे याद होंगे मेरे बच्चे। तो 1/8 है 12.5%, 12.5%। तो अगर 1/8 12.5% है मेरे प्यारे बच्चों,
तो 3/8 है, तो इसका भी 3 गुना करना है और इसका भी 3 गुना करना है। इसे करेंगे तो 12 3 36, हाँ जी, और इसे 3 से करेंगे 3/2। समस्या ये है कि 3 बड़ा है और 2 छोटा, तो इसे ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके इसे क्या लिखेंगे 36, 3/2 को लिखेंगे 1:1/2, क्योंकि 2 को पढ़ा, 2 एकम 2, 1/2, तो ये आंसर आएगा 36 और 1 37 सही 1/2। समझे कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? मैं आपको कहूं कि भाई मुझे बताइए 5/8 कितना परसेंट बना, 5/8 कितना परसेंट बना, तो पहले किसे ढूंढेंगे 1/8, 1/8 इतना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बेटे, तो 12 को 5 से करेंगे 60 आएगा, और इसे 5 से करेंगे 5/2। इसी में स्पीड बनानी है, तो 60 और 5/2 को लिखेंगे 2 दूनी 4, 1/2, तो 60 और 2 62 सही 1/2%। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 62:1/2%, 62:1/2%। हाँ है ना, समझे कि नहीं? चिंता ही ना करें, बहुत प्रयास करना है। मैं आपको कहूँ 11/15 बताइए कितना परसेंट, तो आप ढूंढने किसे जाएंगे मेरे बच्चे 1/15। किसे ढूंढने जाएंगे मेरे बाबू 1/15, 1/15। अब देखिए 1/15 कितना था 6:2/3%, तो 1/15 है मेरे प्यारे बच्चों 6 सही 2/3%। तो ये 11/15 11 गुना करेंगे, तो 11 गुना करेंगे 11 6 66, और इसे 11 से गुना करेंगे तो ये आएगा 22/3। अब 22/3 को सोल्व करेंगे, 3 7 21, 7 सही 1/3, तो 66 और 7 कितना हुआ 73। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 73 सही 1/3%। 73 सही 1/3%। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए आप 9/16 कितना परसेंट होगा, तो आप किसे ढूंढने जाएंगे 1/16 को। 1/16 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 6 सही 1/4%, तो 1/16 है 6 सही 1/4%। तो मेरे बच्चे 9 गुना ले रहे हैं 9/16, तो इसका 9 गुना करेंगे तो 9 6 54, और इसका 9 गुना करेंगे तो 9/4, और 9/4 को क्या लिखेंगे 4 दूनी 8, 2 सही 1/4, तो 54 और 2 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4%। हाँ है ना। चलिए भाई अब बताइए मेरे भाई, आप मुझे 13/18 का, तो आप किसे ढूंढने जाएंगे मेरे बच्चे 1/18 को। 1/18 कितना है सर 5 सही 5/9, तो 1/18 है सर 5 सही 5/9। तो हमें जाना है मेरे प्यारे बच्चों 13 गुना 13 टाइम्स, तो 13 5 65, तो ये हो गया, और ये हो गया 65/9। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 7 63, 2 बचा 2/9 अलग से, तो 65 जमा 7, तो ये आया मेरे बच्चे 72 सही 2/9%। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या 72:2/9%। हाँ है ना, ये मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे बताइए 9/40 कितना परसेंटेज होगा। 9/40 मेरे बच्चों कितना परसेंटेज होगा, तो आप ढूंढने जाएंगे 1/40, और ये रहा 2.5%। 1/40 है सर 2.5%। तो मेरे बच्चे 9/40 कितना हुआ 9 गुना, तो 9 दूनी 18, तो ये हो गया, और ये बना 9/2। इस 9/2 को मन ही मन में ब्रेक करना है 18, इसे लिखेंगे 4 सही 1/2, तो 18 और 4 22 सही 1/2%। यानी मेरे प्यारे बच्चों इन फ्रैक्शंस के लगातार मल्टीपल करते रहना, यानी आपने कॉपी में इन्हें लिखना है,
फिर अपनी मर्जी से करना है 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 11/12, इस तरह कैलकुलेट करते रहिए लगातार, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही बेटर सीखेंगे। मेरे बच्चे, जब आपका बैच खत्म हो रहा होगा तो सब बच्चों की एक शिकायत होती है कि सर टाइम मैनेज नहीं होता। वो टाइम यहीं से मैनेज होता है। अगर आप यहां प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा समय लगाने की, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी कोई क्वेश्चन तो होंगे नहीं जब तक बेसिक चल रहा होगा, और जब तक मेरे बच्चे बेसिक चल रहा होगा तब तक आपको इसी बेसिक को ही बार 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 रिपीट करना और कुछ नहीं करना। हाँ जी, आइए मैं आपसे कहूं कि भाई 4% की फ्रैक्शन बताओ कितनी है, तो आप कहेंगे 1/25। मैं कहूं मेरे बच्चे 5% की फ्रैक्शन बताइए क्या है, 1/20। मेरे बच्चे ये दो डाटा ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा यूज होने हैं, तो आइए एक बार इन पे दिमाग दौड़ाएं। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई 12% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो आप ये देखिए कि 4 का गुना है, ये 5 का है, तो आप कहेंगे 4 का कितना गुना, 3 गुना, 3/25। मैं आपको कहूं 28% की फ्रैक्शन बताइए, तो 4 का कितना गुना, 7 गुना, 7/25। मेरे बच्चे, मैं अगर आपको कहूं 45% की फ्रैक्शन बताइए, किसका गुना है, 5 का, 5 नीम 45, 9/20। मैं कहूं जी 65% बताइए कितना परसेंट फ्रैक्शन बना, तो 13 गुना, तो 13/20। हाँ जी मेरे बच्चे, मैं आपको कह रहा हूं 48% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो 12 गुना, 12 चौक 48, तो 12/25। तो ये डाटा याद रखिएगा, 4 और 5 का बहुत बार रिपीट होगा। एक चीज और बताइए, 100% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 100/100 यानी 1, कट के 1 आया। हाँ, तो ध्यान रखना 100% की फ्रैक्शन 1, 200% की फ्रैक्शन 2, 300% की फ्रैक्शन 3, 400% की फ्रैक्शन 4, 500% की फ्रैक्शन 5, 1200% की फ्रैक्शन 12, 1800% की फ्रैक्शन 18। तो ये फ्रैक्शन याद रखिए। इसका उल्टा भी है, अगर मैं कहूं 1/1 यानी 1 कितना परसेंट हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 100%। 2 कितना परसेंटेज हुआ जी, 200%। 3 कितना परसेंटेज हुआ जी, 300%। 16 कितना परसेंटेज हुआ जी, 1600%। तो ये बेसिक डाटा भी याद रखिएगा, बहुत जरूरी जरूरी चीजें वही करा रहा हूं। एक मेरे बच्चे, इस टेबल में कुछ चीजें जोड़नी है, अगर आपकी सहमति हो जाए तो जोड़ लें भाई। ये कुछ डाटा और लिख रहा हूं यहां पे, 3/8, 37.5% अक्सर पूछा जाता है। 5/8, 62.5%। 4/7, 57.7%। 5/7, 71.1/3/7%। मेरे प्यारे बच्चों, ये डाटा आप अपनी लिस्ट में और जोड़ लीजिए। एक डाटा और लिख लीजिए, 5/6, 83 सही 1/3%। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको यही करना है कि आज की क्लास के बाद घर जाके इन्हीं पे बार बार प्रैक्टिस करनी है, लिखने हैं, इनके मल्टीपल करने हैं। मैं अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा और इन्हीं के मल्टीपल पे बात करूंगा। आज पढ़ाई कम हुई, बातें बहुत ज्यादा हुई, उसके लिए माफी, लेकिन पहली क्लास थी इसलिए बहुत सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी थी। कल से हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे फोकस रखेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का धन्यवाद।